नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। महंत नृत्य गोपाल दास के हेल्थ बुलेटिन किया गया जारी, तबीयत के बारे में किया गया जिक्र। ईडी को मिली अब्बास अंसारी के 7 दिन की रिमांड, मनी लॉन्ड्रिंग मामला जुड़ा है इससे। यूपी में बढ़ रहे डेंगू के मामले, 24 घंटे के दौरान 221 नए मामले आए सामने। यूपी में 4 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला, लखनऊ के अपर आयुक्त बने घनश्याम सिंह। यूपी की 15 सीएससी को पीपीपी मॉडल पर चलाने की कवायद तेज, शासन ने 1 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत शनिवार को अचानक ज्यादा खराब हो गई थी। महंत गोपाल दास को पेशाब में संक्रमण और असामान्य कमजोरी के बाद लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं उनकी तबीयत को लेकर अस्पताल द्वारा जारी बुलेटिन में बताया गया है कि उनकी तबीयत अभी संतोषजनक है और महंत नृत्य गोपाल दास को अयोध्या से तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद मेदांता अस्पताल ने शनिवार को चिकित्सा निर्देशक राकेश कपूर के हवाले से जारी एक मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया। बुलेटिन में कहा गया कि महंत को अयोध्या से लाया गया और शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि उनकी हालत स्थिर और संतोषजनक है। वहीं निदेशक राकेश कपूर ने कहा कि उन्हें फिलहाल गहन चिकित्सा विशेषज्ञ और यूरोलॉजी टीम की कड़ी निगरानी में रखा गया है। अस्पताल ने हेल्थ बुलेटिन में बताया है कि 4 नवंबर 2022 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास पेशाब में इंफेक्शन होने और सामान्य कमजोरी की वजह से क्रिटिकल केयर टीम की निगरानी में अयोध्या से मेदांता अस्पताल लखनऊ में भर्ती कराया गया। उनकी तबीयत अभी संतोषजनक बताई जा रही है। बुलेटिन में कहा गया है कि 4 नवंबर को उनकी स्थिति स्थिर और संतोषजनक है और उन्हें अभी क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ और यूरोलॉजी की टीम की कड़ी निगरानी में रखा गया है। प्रवर्तन निदेशालय को अब्बास अंसारी की 7 दिन के रिमांड पर मिल गई है और प्रयागराज जिला अदालत ने शनिवार को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह मंजूरी दी है। हालांकि ईडी ने अब्बास की 14 दिन की रिमांड की मांग की थी। ईडी ने कहा था कि अब्बास से कई बिंदुओं पर पूछताछ की जानी है। इसके अलावा उसे गाजीपुर और मऊ सहित अन्य जिलों में ले जाना है और जिसके लिए 14 दिन की रिमांड जरूरी है। वहीं सुनवाई के बाद अदालत से बाहर निकलने पर अब्बास अंसारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अब हमारे देश में सच बोलने पर पाबंदी है, बोलने की आजादी पर रोक है। अब्बास को 15 से 12 नवंबर तक कस्टडी में रखा जाएगा। इस दौरान कई बिंदुओं पर पूछताछ की जाएगी। बता दें कि अब्बास को शुक्रवार को 9 घंटे तक पूछताछ करने के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था और शनिवार को जिला अदालत में पेश किया गया था। उत्तर प्रदेश में डेंगू तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। 24 घंटे के दौरान प्रदेश में डेंगू के 221 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से अब अधिक 63 डेंगू के मामले लखनऊ में सामने आ गए हैं। दूसरे नंबर पर प्रयागराज है, जहां 57 और अयोध्या में 32 मामले सामने आए हैं, जो कि तीसरे नंबर पर हैं। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में इस साल 1 जनवरी से अब तक डेंगू के मामले 8000 मामले सामने आ चुके हैं और 10 लोगों की मौत हो गई है। इसमें प्रदेश में इस समय डेंगू के सबसे अधिक प्रकोप प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या और गाजियाबाद जैसे जिलों में देखने को मिल रहा है। इस साल 1 जनवरी से अब तक डेंगू के जो 8011 मामले सामने आए हैं, उनमें से अब तक 1280 डेंगू के मामले प्रयागराज में आए हैं। डेंगू के मामले में दूसरे नंबर पर लखनऊ है, जहां पर इस साल अब तक 1213 डेंगू के मामले आ चुके हैं। राजधानी लखनऊ में डेंगू के बढ़ते मामलों की वजह से अस्पतालों में बेड की मारामारी है और सरकार के साथ ही निजी अस्पतालों में भी बेड की एक किल्लत है। वहीं गाजियाबाद में 538 और अयोध्या में 531 केस दर्ज किए गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की माने तो 2021 के मुकाबले इस बार डेंगू के मामले में काफी कमी आई है और साल 2021 में 1 जनवरी से 4 नवंबर तक डेंगू के 24,683 मामले आए थे, जिनमें से 29 की मौत हुई थी, जबकि इस मामले में इतना समय और 8011 मामले आए हैं और 10 की मौत हुई है। वहीं डीजी हेल्थ डॉक्टर लिली सिंह ने कहा है कि डेंगू के केस तो आ रहे हैं, लेकिन अब ये घट भी रहे हैं। करीब 15 दिन पहले एक दिन में 450 से लेकर 500 के आसपास केस आ रहे थे, जबकि प्रतिदिन 200 से 250 केस रिकॉर्ड हो रहे थे। पिछले साल के मुकाबले इस बार केस काफी कम है और मौत भी काफी कम है। प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या, गाजियाबाद की तरफ से ज्यादा केसेस नजर आ रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में 4 आईएएस अधिकारी का तबादला कर दिया गया है। इनमें अखिलेश कुमार मिश्रा, अमरनाथ उपाध्याय, साहब सिंह और घनश्याम सिंह का नाम शामिल है, जिसमें से 3 को जिम्मेदारियां दी गई हैं, जबकि एक अधिकारी की विभागीय जिम्मेदारी की जानकारी सामने नहीं आई है। 2009 बेंच में आईएएस अधिकारी अखिलेश कुमार मिश्रा को उच्च शिक्षा विभाग का विशेष सचिव बना गया है। अब बता दें, वहीं इससे पहले परिवहन विभाग के विशेष सचिव थे और 2010 बेंच के अधिकारी अमरनाथ उपाध्याय प्रयागराज में न्यायिक राष्ट्र परिषद के सदस्य थे। उनका भी तबादला किया गया है, लेकिन उनकी नई पोस्टिंग पेंडिंग है। और इन दोनों के अलावा आगरा मंडल के ऊपर आयुक्त साहब सिंह को प्रयागराज की न्यायिक राष्ट्र परिषद का सदस्य बना दिया गया है। साहब सिंह 2010 बेंच के आईएएस अधिकारी हैं और नियोजक कार्यक्रम क्रियान्वयन के विशेष सचिव रहे। आईएएस अधिकारी घनश्याम सिंह लखनऊ के अपर आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। घनश्याम सिंह 2014 बेंच के अधिकारी हैं। इससे पहले सितंबर, अगस्त, जून और अप्रैल में आईएएस अधिकारी का स्थानांतरण किया गया था। सितंबर में 7 आईएएस अधिकारी का तबादला कर दिया गया था। इनमें से 2 महिला अधिकारी भी शामिल थी और जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है उनमें से प्रांजल यादव, डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया और गुरचरण श्रीवास्तव, आनंद कुमार सिंह, प्रशांत शर्मा और 2 महिला अधिकारी अमृता सोनी और कृतिका शर्मा के नाम शामिल थे। अगस्त के 4, जून में 11 और अप्रैल में 4 अधिकारियों का तबादला इसमें किया गया था। ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पब्लिक प्राइवेट मॉडल पर चलाया जाएगा। इसकी कवायद तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निर्देश के बाद शासन ने महानिदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं से 1 सप्ताह में तय सीएचसी की प्रोफाइलिंग मांगी है और ताकि जल्द से जल्द केंद्रों को पीपीपी मॉडल पर संचालित किया जा सके। प्रत्येक समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में 30 बेड हैं और 24 घंटे इमरजेंसी का संचालन होता है और 1 रुपए के पर्ची पर ओपीडी में डॉक्टर मरीजों को सलाह उपलब्ध करा रहे हैं। डॉक्टर की सलाह पर पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जांच कराई जाती है। मरीजों को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। मरीजों को और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश की 15 सीएचसी को पीपीपी मॉडल पर तैयार करने को कवायद दी जा रही है। बता दें कि शासन में विशेष सचिव डॉक्टर मन्नान अख्तर ने स्वास्थ्य महानिदेशक को पत्र लिखकर 1 सप्ताह के भीतर तय सीएचसी को प्रोफाइलिंग उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। उनमें से अस्पताल का ब्यौरा, उपलब्ध सुविधाएं आदि तक परफॉर्मा में देने के निर्देश दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं ताकि मरीजों को छोटी बीमारियों के लिए बड़े अस्पताल तक दौड़ न लगानी पड़े। इससे अस्पताल में मरीजों की भीड़ कम एकत्रित होगी और गंभीर मरीजों और बेहतर इलाज मिलने की राह आसान हो जाएगी। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है ना सर? देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद अब यूपी में भी सियासी पारा चढ़ने लगा है। वहीं दूसरी ओर मोरबी हादसे के बाद विपक्षी दल बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इसी बीच कलाकारों के गाने ने भी माहौल बनाने के में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। बीजेपी पर तंज कसते हुए भोजपुरी कलाकार नेहा सिंह राठौड़ ने गुजरात में का बा गाना गाया है और जो काफी सुना जा रहा है। नेहा सिंह राठौड़ ने अपने गाने के जरिए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने गाने के जरिए मोरबी हादसे होने के बाद भी पीएम मोदी की हुई जनसभा को लेकर तीखा तंज कसा है। उन्होंने गाने में प्रोपेगेंडा को लेकर भी निशाना साधते हुए प्रश्न किया है कि गुजरात में काबा, और बता दें कि गाने के जरिए लोगों की मौत और उसके बाद हो रही राजनीति पर टिप्पणी भी की गई है।
इसके अलावा भोजपुरी कलाकार ने भ्रष्टाचार और अस्पताल की वायरल हुई तस्वीरों पर भी तंज कसा। वहीं हादसे के बीच प्रधानमंत्री मोदी और आने की हुई खुशियों और तैयारियों का भी जिक्र उन्होंने गाने में कर दिया। और बता दें कि इस दौरान उन्होंने तैयारियों में लगे हुए अधिकारियों को निशाने पर लिया। इस दौरान गाने में पुल का काम करने वाली कंपनी पर भी तंज कस दिया। हालांकि इससे पहले नेहा सिंह राठौड़ ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी अपने गानों के जरिए सुर्खियां बटोरी थी। इस वक्त उन्हें भी बीजेपी सरकार और सत्ता पक्ष के 5 साल में कामकाज कर जमकर तंज कसा सका। और लेकिन इस बीच कलाकारों के गाने ने भी माहौल बनाने का काम किया। और उस समय यूपी में काबा के जवाब में बीजेपी सांसद रवि किशन ने यूपी में सब्बा गाना गाया था। धर्मनगरी काशी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन भव्य तरीके से देव दीपावली मनाई जाएगी और इस बार देव दीपावली पर बनारस के घाटों पर 10 लाख दिए जलाए जाएंगे, जबकि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को 80 लाख रुपए के फूल से सजाया जाएगा। काशी में होने वाली देव दीपावली की छठा देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। काशी के गंगा घाट से सज धज कर तैयार है और अब इंतजार कार्तिक पूर्णिमा की शाम का किया जा रहा है, जब सूर्य के ढलते ही बनारस के सभी घाट दिए की रोशनी से जगमगा उठेंगे। देव दीपावली के इस बार भव्य रूप दिया जाएगा और बनारस के सभी 84 घाटों पर 10 लाख दिए जलाए जाएंगे, जो कि रिकॉर्ड के रूप में दर्ज होगा। बाबा विश्वनाथ के दरबार को भी खास तरीके से सजाया जाएगा। इस खास पल के दीदार करने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे। और दशामेघ घाट पर गंगा आरती कराने वाली संस्था और गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा के अनुसार इस बार देव दीपावली पर मां गंगा की महाआरती के में नारी शक्ति की एक अद्भुत झांकी देखने को मिलेगी। 51 देव कन्याओं द्वारा मां गंगा की आरती की जाएगी। और बता दें कि घाट पर इंडिया गेट की अनुकृति बनाई गई है, जिसमें वायु सेना और थल सेना, जल सेना और एनडीआरएफ के जवान अमर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। काशी में देव दीपावली के साल 1985 में 5 गंगा में हुई थी और पहली बार क्रिकेट खेलने वाले 5 युवकों ने घाट पर दिए जलाकर देव दीपावली की शुरुआत की थी। धर्मचारों के मुताबिक देव दीपावली के दिन स्वर्ग के देव गण काशी आते हैं और गंगा में स्नान करने के बाद दीपावली मनाते हैं। कोरोना के बाद मंदी की मार झेल रहे पर्यटन उद्योग के लिए भी देव दीपावली किसी संजीवनी से कम नहीं। और इस खास मौके के लिए नाव, बछड़ों और क्रूज की बुकिंग लाखों रुपए में हो रही है। यही नहीं, बनारस के सभी होटलों और गेस्ट हाउस फुल हो चुके हैं इस समय। समाजवादी पार्टी के टिकट नेता आजम खान ने विधायक की सदस्यता रद्द होने के बाद से ही सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना के जवाब पर आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने पलटवार किया। जयंत चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष की पत्र प्राप्त हुआ है और सदस्यता के प्रश्न पर उन्होंने स्पष्ट किया दिया है कि सदन के अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं होती, बल्कि जिन प्रतिनिधि कानून के तहत न्यायालय के द्वारा दंडित करने पर स्वतः समाप्त होगी। और बात साफ होगी कि उन्होंने आगे लिखा कि विक्रम सैनी की सदस्यता समाप्त हो चुकी है। आरएलडी प्रमुख ने कहा कि दुर्भाग्य है कि बीजेपी विधायक विक्रम सैनी के संदर्भ में 1 महीने बाद भी एमपी एमएलए कोर्ट के निर्णय की प्रति सचिवालय की प्राप्त नहीं हुई है और इसलिए उनके साथ को रिक्त घोषित नहीं कर पाया। विपक्ष के सदस्यों की सेवा त्वरित हो जाती है। हालांकि इससे पहले जयंत चौधरी ने 29 अक्टूबर को पत्र लिखा था, जिसमें लिखा था कि अध्यक्ष के स्तर पर मेरे द्वारा किसी सदस्य को न्यायालय द्वारा दंडित करने की स्थिति में सदस्यता रद्द किए जाने का निर्णय नहीं लिया जाता। उन्होंने अपनी चिट्ठी में जुलाई 2013 में आए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सदन में किसी सदस्य को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 8(3) के अंतर्गत किसी भी न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने पर उसकी सदस्यता निर्णय के दिनांक से स्वतः समाप्त मानी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसी निर्णय में यह आधारित किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व 1991 की धारा 8(4) के अंतर्गत अपील करने के आधार पर ऐसे सदस्य को कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। पीलीभीत में घर पर आधी रात को आसमान से एक बड़ा पत्थर गिर पड़ा और स्थानीय लोग उसे मीटियोर का हिस्सा बता रहे हैं। बता दें कि अब इस पत्थर की जांच भूवैज्ञानिक करेंगे। इसके लिए लखनऊ के भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम शनिवार को पीलीभीत पहुंची और भूवैज्ञानिक पवन कुमार और वरिष्ठ भूवैज्ञानिक पौलामी की शिलाखंड अपने साथ ले गए और उसके लैब में जांच की जाएगी। बीते 24 अक्टूबर की रात करीब 1 बजे आसमान से 12 से 14 किलोग्राम वजन का पत्थर गिर पड़ा और इसे देखने के लिए लोगों का भीड़ जुटने लगी। कोई इसे आकाश गंगा से उल्का पिंड का हिस्सा बता रहा है, तो खबर फैलते ही थाने से पुलिस आई और फोटो खींचकर अपने साथ ले गई। यह पत्थर थाना सुनागढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इंसानियतगंज मोहल्ले के निवासी का सुनील गुप्ता के घर पर गिरा था।
सुनील ने बताया कि पत्थर गिरते ही तेज धमाके की आवाज हुई और वहीं पत्थर गिरने से लोहे की एक चादर पूरी तरह से जर्जर हो गई और बता दें बाउंड्री वॉल पूरी तरह से धंस कर चटक गई। और सुनील गुप्ता ने बताया कि पत्थर काफी गर्म था और उसे वहीं पर छोड़कर घर के सभी सदस्य सोने चले गए। अगले दिन ये बात आसपास के लोगों को बताई गई और तो फिर घर में भीड़ जुटनी शुरू हो गई। वहीं अब मामला संज्ञान में आने के बाद एक्सपर्ट टीम जांच के लिए सुनील के घर पहुंची और भूवैज्ञानिकों ने भी इसे के बारे में सुना था और उन्होंने भी इसका उल्कापिंड का हिस्सा होने का संभावना जताई है। बस्ती में बीजेपी के पूर्व विधायक से सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की बहुत बड़ी चुनौती बन गई है और आरोप है कि गुर्गो की मुद्दे से पूर्व विधायक ने बंजर जमीन को रातों रात जेसीबी और डंपर लगाकर कब्जा कर लिया। दबंगई और सत्ता के दम पर जमीन कब्जाने की रिकॉर्डिंग सीसीटीवी में कैद हो गई और एसडीएम भानपुर ने जांच के दौरान मामला सही पाया। पूर्व विधायक से सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने का जिला प्रशासन ने प्रयास शुरू कर दिया और वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव में बीजेपी नेता और महादेव विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रवि सोनकर के गुंडागर्दी देखने को मिली। आरोप है कि पूर्व विधायक 40 से 60 गुर्गों को भेजकर अपने निर्माणाधीन इमारत तक पहुंचने के लिए रातों रात गड्ढे की जमीन को जबरन मिट्टी डालकर पाट दिया और बता दें आने जाने के लिए अवैध रास्ता बना लिया और सहराज नामक गरीब मुस्लिम परिवार गुहार लगाते रहे और मगर एक नहीं सुनी गई उनकी। और बता दें कि पीड़ित सरूज ने बताया कि कब्जा के गई जमीन का गांठा संख्या 300 है और जमीन सरकारी अब इलाकों में गड्ढा और बंजर के नाम पर दर्ज की गई है। बता दें निजी हित के लिए बीजेपी नेता रवि सोनकर ने भूमाफियाओं से एक कदम आगे निकलते हुए सरकारी जमीन को कब्जा कर लिया। फिलहाल वक्त चले छोटे ब्रेक का खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। दीदी अब ऐसे ऑटो लेने कहाँ तक जाओगी? दरवाजे तक। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। थैंक यू। वेलकम बैक कविता। ऑटो ढूंढने की परेशानी और पुराने तरीकों की कहानी पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर बस सोचो और चल पड़ो। ब्रेक में आपका स्वागत है। करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दुबग्गा इलाके में एक युवती की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। युवती का शव खून से लथपथ खेत में पड़ा मिला जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और शव के पास खून से एक सना चाकू भी बरामद होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। यह घटना लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। खबर के मुताबिक 18 साल की युवती खेत में शौच करने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान कातिलों ने उस मौत के घाट उतार दिया और मौके पर से फरार हो गए। काफी देर तक जब वो घर नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने उसकी खोजबीन शुरू कर दी जिसके बाद उसका शव खेत में पड़ा हुआ मिला। ग्रामीण इस मामले में रेप की आशंका से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। हत्या की खबर मिलते ही घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए और इस दौरान ग्रामीण में बेहद आक्रोश भी देखने को मिला। मृतक के परिजन और करोड़ों का बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टि और प्राप्त जानकारी में पता चल रहा है कि यह हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई है। घटना में इस्तेमाल किए गए हाशिया को भी बरामद कर लिया गया है और इसी हाशिया से युवती के गले रेत कर हत्या कर दी गई। मृतक के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें आगे कार्रवाई की जा रही है। पुलिस इस मामले में फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है।
यूपी के सीतापुर में बीते 3 दिनों से लापता एक युवती का शव तालाब में मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय ग्रामीणों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दे दी है और पुलिस ने शव को निकालकर युवती की शिनाख्त कार्रवाई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि मृतका के भाई ने गांव के ही 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस को तहरीर दी गई है। घटना के बाद से 3 आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं दूसरी ओर पुलिस को आशंका है कि लड़की के भाइयों ने जमीन जायदाद की वजह से उसे मौत के घाट उतारकर शव तालाब में फेंक दिया। घटना रौसा थाना क्षेत्र के सवा गांव के अंबेडकर नगरी की बताई जा रही है और उसे निवासी शोभुद्दीन के 22 वर्षीय पुत्र अवसार 31 अक्टूबर की रात अपने घर में कमरे में सोने गई थी, लेकिन सुबह जब देर तक वो नहीं उठी तो परिवार वालों ने कमरे ताला तोड़कर देखा कि वो अपने कमरे से ही गायब है। मिली जानकारी के मुताबिक परिजनों ने युवती के गायब होने की सूचना पुलिस को दे दी है। बगैर ही उसे तलाश करते हुए कल गांव के दक्षिण तालाब में युवती की जो शव है वो बरामद किया गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से शव को बाहर निकलवाया और उसकी शिनाख्त कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि पुलिस के मुताबिक युवती के शव पर चोटों के निशान नहीं पाए गए हैं, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी। मृतका के भाई असलम ने पुलिस को तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि गांव के ही मुकीम ने उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी शिकायत एक बार उसके घर पर भी की जा चुकी है। आरोप है कि मुकीम ने इसी के चलते अपने दोस्तों मुकाबिर और सज्जन के साथ युवती की हत्या कर दी और उसका शव तालाब में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। कानपुर में मानव तस्करी से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जहां 6 महीने पहले नौकरी की तलाश में घूम रहे नौबस्ता रविंद्र नगर निवासी सुरेश मांझी को उसके परिचित विजय ने झांसा देकर बंधक बना लिया। आरोप है कि इसके बाद झगरकट्टी पुल के नीचे एक कमरे में आरोपी ने सुरेश को इतना पीटा कि उसके हाथ पैर और पंजे टूट गए और बता दें यही नहीं, आंखों में केमिकल डालकर उसे अंधा कर दिया गया। शरीर के कई जगहों पर दागा पाया और उसे फिर दिल्ली के नागलोई में भिखारी गैंग के लीडर राज को 70,000 में बेच दिया गया। इतनी यातनाओं से जब सुरेश की तबीयत खराब हुई तो गैंग लीडर ने 2 महीने पहले उसे आरोपी विजय के साथ वापस कानपुर भेज दिया। तब से आरोपी शहर में भूखा प्यासा रहकर उसे भीख मंगवा रहे हैं और बता दें बीते रविवार को करवाई नगर चौराहे पर राहगीर की मदद से सुरेश नौबस्ता अपने स्थित घर पहुंच गया और अपने बेटे भाई बहन को कई दिनों के बाद सामने देखा तो भाई रमेश और प्रवेश ने उसे गले लगा लिया। क्षेत्रीय पार्षद प्रशांत शुक्ला ने जब घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने नौबस्ता थाने में हंगामा कर दिया और परिजनों की तहरीर दिलवाई। कानपुर पुलिस कमिश्नर बीजेपी जोगदंड की माने तो मछुआरिया गुलाबी बिल्डिंग निवासी विजय, दिल्ली निवासी राज और एक महिला पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और जांच के लिए टीम भी बना दी गई है। भिखारी गैंग के शिकार बने नौबस्ता निवासी सुरेश मांझी पर हुए जुल्म और यातनाओं की दास्तां जिसने भी सुनी वो दंग रह गया। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बीजेपी सांसद रीता जोशी समेत 5 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी अमरीश कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार का समय समाप्त होने के बाद आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने मामले में सभी दोषियों को 6 महीने की प्रिवेंशन पर रहने के आदेश देते हुए रिहा कर दिया। जोशी के अलावा बता दें अन्य दोषियों को मनोज चौरसिया, राम सिंह, संजय यादव, प्रभा श्रीवास्तव है। अदालत ने जोशी और अन्य दोषियों को प्रिवेंशन समय के दौरान अच्छा आचरण बनाए रखने के लिए जिला प्रिवेंशन अधिकारी के समक्ष 20-20 हजार रुपए के 2 जमानत और इतनी ही राशि का निजी मुचालन दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने सभी दोषियों को अगले 30 दिनों के भीतर प्रिवेंशन अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया। 6 महीने की अवधि की गणना प्रिवेंशन अधिकारी के सामने दोषियों को पेश होने की तारीख से की जाएगी और आदेश की एक प्रति प्रिवेंशन अधिकारी को देते हुए अदालत ने दोषियों को चेतावनी दी। यदि वो निर्धारित समय के भीतर प्रिवेंशन अधिकारी के समय सामने पेश नहीं होते हैं तो उन्हें फिर से अदालत में तलब कर दिया जाएगा और दंड के प्रिवेंशन पर सुनवाई की जाएगी। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग जैसे स्ट्रक्चर की जांच के लिए हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में शिवलिंग की वैज्ञानिक विधि की से जांच की मांग की गई है। इस पर हाईकोर्ट ने एएसआई को नोटिस भी जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 21 नवंबर की रखी गई है। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेक्षण किए जाने के जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इससे पहले एएसआई ने डायरेक्टर जनरल का हलफनामा दाखिल करने में होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई थी। साथ ही केंद्र सरकार के कल्चरल डेवलपमेंट के 10,000 रुपए का हर्जाना लगाया गया था। इससे पहले इसी साल अक्टूबर में ज्ञानवापी मस्जिद से मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराए जाने के अनुरोध वाली याचिका को वाराणसी जिला की अदालत ने खारिज कर दिया था और गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के बराबर में स्थित है और वाराणसी
कि अदालत में चल रहे इस मुकदमे में उन दावों को फिर से एक बार बल मिलने लगा है और मुगल बादशाह औरंगजेब के कहने पर मंदिर के एक हिस्से को गिराकर उसी जगह मस्जिद बनाई गई थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।